give it to somebody who need it, you have to sell it. लीला सर नमस्कार। और शुरू वही चीज विस्तारित बता दीजिएगा 6 बजे तक। आप रहेंगे या लैपटॉप वक्त तो चलाएंगे नहीं? आपको कुछ भी नहीं खाली कैसे लोग बैठे हैं, कृपया अंदर आ जाएं। तो मेरा प्रणाम। अंग्रेजी पत्रकारिता के विकास में जो स्थान रसेल स्ट्रीट, जेम्स स्ट्रीट, एसेक्स स्ट्रीट के कहवा घरों का होगा, करीब करीब वही स्थान शिव पूजन सहाय उदंत मार्तंड के संपादक से लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी और शिव पूजन सहाय तक के संपादकीय कार्यालयों का। लेकिन उन कहवा गहरों की जो स्थिति थी, वहां पर आग तापते हुए आराम कुर्सियों पर बैठकर स्टील, एडिसन, ड्राइडन और जॉनसन सिविल वॉर से त्रस्त, क्रॉमवेल के अतिरेकों से त्रस्त अंग्रेज जनता को इक्विपॉइस का पाठ पढ़ा रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ क्या स्थिति थी? कलकत्ता, पटना, लखनऊ, बनारस,
इलाहाबाद, लखनऊ की किसी गली में, आकी बाकी सी गली में इन संपादकों को एक छोटा सा कमरा मयस्सर था। एक सख्त, वही उनका शयन कक्ष था, वही उनकी बैठक, एक सख्त चौकी, 2-4 साधारण कुर्सियां, कुछ साधारण काढ़े की कलमें, दावात और फाउंटेन पेने, और इसी के आश्रय इनको खड़ी बोली का स्वरूप बदलना था। जैसे एक स्त्री नया नया गर्भ धारण करती है तो उसके आसपास नई नई तस्वीरें, अच्छी अच्छी तस्वीरें टांग दी जाती हैं, इसी तरह से एक नई भाषा अपने गर्भ में नए राष्ट्र का संकल्प धारण किए थी और कर रही थी। अच्छी सामान्य बातचीत की जो भाषा होती है, घरेलू अंतरंग संवाद की जो भाषा होती है, उसको राष्ट्रीय संवेदना और ज्ञान संज्ञान के प्रचार का या उसकी वाहिका बनाना एक महत्व दायित्व था, जिसके पुरोधा ये सब संपादक थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर लिटरेरी हिस्ट्री का, साहित्यिक इतिहास का की कोई सबऑल्टर्न धारा बनेगी तो इन्हीं लघु पत्रिकाओं का जो इतिहास होगा उससे बनेगी। मैं आह्वान करती हूँ डॉक्टर नामवर सिंह का, प्रोफेसर नामवर जी जो गुरुवर हैं, कृपया मंच पे आ जाएं। पांडे, डॉक्टर मंगल, काफी उंगलियों से इन्होंने पहले पन्ने उठाए होंगे अपने पिता की। हमारी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करेंगे। उनका नाम है लोहित्रियों का ममता प्रसाद, प्रीति, सुनीता और वनिता। विश्वनाथ त्रिपाठी आते रहे हैं, उनका स्वागत करें। ज्ञान का दीपक जिस तरह का दीपक जलाया था, प्रज्वलन का जो सांकेतिक वैभव है उसका स्मरण करके दीप प्रज्वलन के लिए मैं अनुरोध करती हूँ। राजीव आप आइए। प्रोफेसर नामवर सिंह हमारे गुरुदेव हैं और अगर उन्हें फूल नहीं मिले, मैं शब्द फूलों से उनकी बड़े नाम मैंने लिया तो उससे क्या, फूल कहीं भी जाए खुशबू हर जगह जाती है, इसलिए कहीं भी रंग लोगों की सभा है, इसलिए औपचारिकता हो। हो गया। स्थापित गायिका है हमारे बीच, अगर नहीं है तो हम लोग सांकेतिक वंदना में उनके आगे सर झुकाते हैं। और अब मैं आपसे जो अनुरोध करती हूँ मंगल मूर्ति जी कि आप आके प्रस्तावना दें। मंगल मूर्ति द्वारा रचित शिव पूजन सहाय साहित्य समग्र का लोकार्पण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और साथ ही हृदय से अभिनंदन। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर विमल प्रसाद का भी स्वागत करते हुए अभिनंदन करती हूँ।
जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर इस समारोह में उपस्थित होने की कृपा की है। इस सभागार में मौजूद डॉक्टर शिव पूजन सहाय के पुत्र, हिंदी प्रेमी डॉक्टर मंगल मूर्ति, उनके परिवार के सभी सदस्य, अन्य विद्वद्गण, लेखकों, प्रकाशकों एवं पत्रकारों तथा टेलीविज़न के सदस्यों का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में आचार्य शिव पूजन जी ऐसे तपपूत साहित्यकारों के प्रेम भाव से उन्हें बराबर प्रेरणा मिलती रही है, जो कि उनके आपसी संबंध से पूर्णतः परिलक्षित भी होती है। गांधी जी द्वारा बताए गए सत्य के मार्ग पर और साहस के साथ आगे बढ़ने का उद्देश्य आचार्य शिव पूजन सहाय के रचनाओं में विराजमान है। जैसा कि डॉक्टर नामवर सिंह जी के शब्दों में कहा गया है, स्वयं डॉक्टर आचार्य शिव पूजन सहाय अपने आप में एक संस्था थे। इसी कारणवश आचार्य शिव पूजन सहाय इन ग्रंथों के माध्यम से आज भी अमर है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। सिंह जी, डॉक्टर पाटिल जी, डॉक्टर मनोज पांडे जी और सबसे वरिष्ठ विद्वान इतिहासकार डॉक्टर विमल प्रसाद जी, राधा जी, अनामिका जी, मेरा यह वक्तव्य लिखित है और इसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं अपने वक्तव्य का प्रारंभ बहुभूतिकृत मालती माधव के इस सुपरिचित श्लोक से करना चाहता हूँ, जिसे श्री पूजन सहाय ने 1926 में प्रकाशित अपने उपन्यास देहाती दुनिया की भूमिका के अंत में उद्धृत किया था। ये नाम केशदे प्रतिबंध विज्ञान जानंत देखे मुक्तान हृदयश यत्न पत्से स्थिनों को मान धर्मा कालो यजम निरवधिक लाजवंत पृथ्वी। भावार्थ है, जिनमें प्रतिभा है उसे दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि काल अनंत है और पृथ्वी भी विपुला बहुत फैली हुई है। कभी न कभी मेरा कोई समान धर्मा कहीं अवश्य उत्पन्न होगा जो मेरी प्रतिभा का मूल्यांकन कर सके। आज इस भाषित श्लोक की सार्थकता स्वयं सिद्ध है। आज वह समय हमारे सम्मुख है। उस रचना कर्मी के रचना समग्र के इस लोकार्पण दिवस के रूप में आज इस श्री पूजन सहाय साहित्य समग्र के रूप में वह साहित्यिक निधि जो हिंदी साहित्य के एक गौरवशाली युग का रिक्त है, उस कालखंड विशेष का एक जीवंत इतिहास है, आज वह सारी जमा पूंजी हवाले की जा रही है आज की नई पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ियों के हाथ। श्री पूजन सहाय साहित्य समग्र के 10 खंडों से संबद्ध एक परिचय पुस्तिका आपने देखी होगी, जिसमें इस समग्र की सामग्री का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध है। किसी रचनाकार के संपूर्ण लेखन जब उसके निधन के 50 वर्ष बाद अंतिम रूप से संग्रहित करना हो तो स्वभावतः वह कई खंडों में ही संभव है। ऐसे संग्रह के लिए ग्रंथावली की तुलना में समग्र शब्द अधिक उपयुक्त लगता है, जिसमें पूर्णता और अंतिमता का बोध अधिक स्पष्ट होता है। इसके पहले 5 खंडों में अधिकांश सामग्री लेखक के जीवन काल में प्रकाशित श्री पूजन रचनावली के 4 खंडों से चयनित है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी राशि वैसी सामग्री की भी है तो श्री पूजन रचनावली में संकलित नहीं हुई।
और पुस्तकाकार अथवा ग्रंथावली रूप में भी अब तक सर्वथा असंकलित और संग्रहित थी। और काफ़ी ऐसी सामग्री भी है जो अपूर्ण और सर्वथा अप्रकाशित रह गई थी। विशेषतः 5वें खंड में कई संदर्भ सूचियों के साथ साथ शोधोपयोगी बहुत सारी और संदर्भ सामग्री भी प्रस्तुत हुई है। ऐसी संपूर्ण सामग्री का इन 5 खंडों में समायोजन भी इस बार अधिक युक्त संगत तथा व्यवस्थित है। सभी खंडों के अंत में उस कालखंड से संबंधित एक चित्रावली भी दी गई है, जिसमें ऐसे अनेक दुर्लभ चित्र पहली बार प्रकाशित किए गए हैं। मैं समझता हूँ उनमें से कुछ चित्र यहाँ प्रदर्शित भी किए जा रहे हैं, जिन्हें लेखक ने जीवन भर संजोकर अपने संग्रह में रखा। प्रत्येक खंड के प्रारंभ में संपादकीय प्रस्तावनाओं में इन सभी बातों की विस्तार से चर्चा की गई है और जहाँ भी आवश्यक और संभव हुआ है संपादकीय वक्तव्यों तथा संक्षिप्त पाठ टिप्पणियों में प्रसंग स्पष्टीकरण किए गए हैं। आज शिवपूजन सहाय साहित्य समग्र का यह लोकार्पण समारोह यहाँ आचार्य शिवपूजन सहाय स्मारक न्यास और राजेंद्र भवन न्यास के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है। यह भी बीती सदी के 2 युग पुरुषों की स्मृतियों का एक साथ जोड़ रहा है। राजेंद्र बाबू से शिव जी का परिचय मतवाला के संपादन काल लगभग 1924 से ही हो चुका था और वे शिव जी की समकालीन राजनीति पर लिखी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों तथा संपादकीय अभिलेखों के प्रशंसक। ऐसा उनके और शिव जी के बीच हुए पत्राचार से स्पष्ट लगता है और वे सभी पत्र यहाँ समग्र में के 90-10वें खंडों में प्रकाशित हैं। यहाँ मैं राजेंद्र बाबू के उन पत्रों में से हिंदी उर्दू के प्रश्न से संबद्ध कुछ रोचक पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। बात अप्रैल-मई 1942 की है, जब भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व पीठिका तैयार हो रही थी। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रश्न भाषागत सामंजस्य से गहराई से जुड़ा था और महात्मा गांधी और राजेंद्र बाबू दोनों इसे राष्ट्रीय अखंडता और अस्मिता के लिए विशेष महत्वपूर्ण मानते थे। राजेंद्र बाबू ने लिखा, प्रिय शिवपूजन बाबू, मैंने छपरा कॉलेज के मैगजीन में आपका वह एक लेख कवि अकबर के संबंध में पढ़ा था। उसमें आपने लिखा है कि हिंदी में बहुतेरे उर्दू के कवियों और साहित्यिकों की कृतियाँ नागरी अक्षर में छप चुकी हैं। यहाँ पूज्य महात्मा गांधी जी ने बातों बात में यह बात निकल आई उनके साथ कि नागरी अक्षरों में बहुत उर्दू के गद्य ग्रंथ छप चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ग्रंथों की सूची और उनके मिलने का पता मुझे बताओ। आप कृपा कर ऐसी सूची जहाँ तक जल्दी से जल्दी संभव हो बनाकर सीधे उनके पास सेवाग्राम वर्धा भेज दीजिए अथवा मेरे पास पटने में भेज दीजिए, तो मैं उन्हें भेज दूँगा। यह ज़रूरी नहीं कि सूची पूरी हो, जहाँ तक आप जल्दी बनाकर भेज सकें। महात्मा जी यह जानना चाहते हैं कि हिंदी पढ़ने वाले इस प्रकार बिना उर्दू लिखे जाने ही कहाँ तक उर्दू के साहित्य से परिचय पा सकते हैं और इसीलिए वह सूची चाहते हैं। शायद सभी पुस्तकों को मंगाकर देखना भी चाहें। फिर अगले पत्र में लिखा, आपका 9 मई का पत्र और उसके साथ भेजी गई सूची मिली। पहली सूची तो आपने वर्धा में भेजी थी, मुझे अभी तक नहीं मिली, न मालूम वह कहाँ गई और मैं पहले पहुँच न लिख सका था। दूसरी सूची जो मिली है उसकी नकल महात्मा गांधी जी को भेज रहा हूँ, पर वह पूरी नहीं है। अच्छा हो अगर एक विस्तृत सूची विशेष करके ऐसे कवियों और साहित्यिकों की कृतियों की बन जाए जिनकी कविताएं हिंदी या देवनागरी लिपि में निकली हैं। संचालन करने के लिए हिंदी की प्रसिद्ध कवि और बिहार की यशस्वी कवि स्वर्गीय श्यामनंदन किशोर जी की सुपुत्री अनामिका जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। अपने इस वक्तव्य का अंत मैं अपने दिवंगत अग्रज श्री आनंद मूर्ति जी के शोक स्मरण से करना चाहता हूँ, जिनकी अनुपस्थिति आज मुझे विशेष कातर और बेवर बना रही है। आज यदि वे हमारे बीच होते तो इस ग्रंथमाला के प्रकाशन से सबसे अधिक प्रसन्नता उन्हें ही होती।
उनका देहावसान अभी कुछ महीने पूर्व ही पिछली 31 जुलाई को पटना में हुआ और मेरी हर कोशिश के बावजूद इस समग्र का प्रकाशन उनके जीवन काल में नहीं हो सका। मुझे इसका गहरा दुख सदा रहेगा। आज यदि वे जीवित होते तो यह समग्र वे ही अपने हाथों में ग्रहण करते। इसीलिए मैं आज इस साहित्य समग्र को उनकी ही पुण्य स्मृति को समर्पित करना चाहता हूँ। धन्यवाद। था दुनिया भर को से कहता था कि मैं उस डैडी हूँ। एक बापू थे और एक तरह के पिता मेरे और मंगल मूर्ति जी के पिता जैसे थे। इनमें वात्सल्य इतना था कि जो नए कवि जाते थे इनसे परिषद भवन में मिलने, उनकी धोती अगर स्नान घर में छूट जाती तो खुद धो के पसार देते थे। और मेरे पिताजी कहते थे कि इनको अगर कहना एक शब्द में कहो तो पूरी भाषा का और साहित्य का इतिहास इनमें मूर्तिमान है। ये उसके साक्षी और निर्माता थे। कहते थे कि भक्ति काल का विनय और भारतेंदु काल की सरसता, द्विवेदी युग की निष्ठा, छायावाद का की करुणार्द्रता, प्रगतिवाद